धम लिपि है लिखा हुआ। धम लिपि के लिए कुल मिलाकर 3 शब्दों का प्रयोग है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें धम लिपि के लिए 3 शब्द आए हैं। एक धम लिपि, दूसरा धम दीपि और तीसरा धम लिपि। उसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। लिपि के 3 रूप मिलते हैं। एक नीचे लिखते हैं नहीं तो भर जाएगा ये तो। ये देखिए, एक मिलता है लिपि, दूसरा मिलता है दीपि और तीसरा मिलता है लिपि। यहां ह्रस्व ही होगा। ये 3 मिलते हैं, लिपि, दीपि और लिपि। इसी लिपि से हम बताते हैं कि लाइब्रेरी शब्द बना है। लिपि माने स्क्रिप्ट, और जब स्क्रिप्ट या लिपि तैयार हो जाएगी तभी ना आप पुस्तक लिखिएगा। इसीलिए लैटिन भाषा में पुस्तक को लिबर कहा जाता है। लिपि से लिबर शब्द बना। और जब पुस्तक तैयार हो जाएगी तभी ना आप लाइब्रेरी बनाइएगा। उसी से अंग्रेजी का लाइब्रेरी शब्द बना। मैं ये कह रहा हूं कि सम्राट अशोक ने धम लिपि के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक धम लिपि, दूसरा धम दीपि और तीसरा धम लिपि। ए लिपि मैंने कोष्ठ में लिख दिया है अशोकन, मतलब कि ये जो धम लिपि है ये सम्राट अशोक की धम लिपि है, क्योंकि इस लिपि में धीरे धीरे विकास होते गया है। और आगे जो है ये मैंने जो ये लिपि चिन्ह लिखे हैं ये स्वरों का है, जिनका प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। अब बाद में ये स्वर बढ़ते गए, ये स्वर चिन्ह हैं। भावेल, तो भावेल में आप क्या देखते हैं, कितने हैं लिपि चिन्ह? 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ 7 स्वरों के लिपि चिन्ह सम्राट अशोक के धम लिपि में आए हैं, 8वां नहीं। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, 7। तो आप देख क्या रहे हैं? पहले बता दें कि ये लिखा क्या है। पहले इसको हम लोग जान लें कि ये जो 7 है वे स्वर कौन कौन से हैं। तो इसको देखिए, ये जो है ये अ है, आ है। इसी से एक रूप होता है अ में, अ का एक रूप ए भी है। ये देखिए ए अ देखे होंगे आप, अगर कैथी लिपि, अगर खाता खतियान में देखे होंगे तो ए अ भी है। देख रहे हैं ना, मिल रहा है। तो ए अ है और ए क्या है? ए आ है। ए जो है आ है, ये देखिए आ 2 हुआ। तो ये आकार हुआ कैसे? आ से जब आप बोलते हैं तो लगता है कि आप
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां देखिए ये भी अ ही है, अ में आगे की तरफ एक चिन्ह है, माने अ के एकदम ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ ये चिन्ह लगाते हैं हम लोग, तो वो आ हो जाता है। इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, याद करने में इसमें बहुत सारे लेटर थोड़े हैं, बहुत सारे लिपि चिन्ह नहीं है, इतना ही तो याद करना है। दो तो एकदम देख लीजिए, अ और आ याद करने में कोई दिक्कत नहीं। के को, इंग्लिश के को उलट दीजिएगा तो अ हो जाएगा। अब ध्यान आपको रखना है कि इसका मुंह यहां तक जाएगा और इसका मुंह यहां तक जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। अशोक लिपि चिन्ह का ये स्टैंडर्ड साइज है कि ये लिपि चिन्ह वहां तक जाएगा और ये लिपि चिन्ह यहां तक आएगा। तो अ के बाद आ, ये दो स्वर, ये दो स्वरों से बहुत सारे शब्द आरंभ होते हैं अशोक के शिलालेख में। इसके बाद क्या है, ये तीन बिंदी देख रहे हैं आप, तीन बिंदी, तो तीन बिंदी आप देख रहे हैं, तो ऐसे बनाइएगा तो एक मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यह छोटी ई है, ये ऐसे, ये छोटी ई है। अब बड़ी ई स्वर चिन्हों में नहीं है। अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें बड़ी ई की, बड़ी ई के लिए अलग से कोई लिपि चिन्ह नहीं है। मात्रा में है, माने मात्रा का मतलब कि अगर आप जैसे की है, की, तो की में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, लेकिन इस ई से, बड़ी ई से कोई भी शब्द सम्राट अशोक के शिलालेख में आरंभ नहीं होता है, अंत नहीं होता है और बीच में नहीं आता है। यह ई कभी नहीं आता है सम्राट अशोक के शब्दों में, स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क की मात्रा के रूप में आएगा। तो ये ई है, इसलिए बड़ी ई का हम यहां प्रयोग नहीं किए हैं। बाद में बड़ी ई के लिए भी लिपि चिन्ह बना, तो वो तो बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल इसी को हमें समझना है। अब ये क्या है, एल, अंग्रेजी का एल थंब लिपि में ऊ है, ऊ, ऊ, एल याद रखिए, ऊ। अब बड़ी ऊ, बड़ी ऊ मतलब ए, ए, यह जो ऊ है बड़ी ऊ, तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इस बड़ी ऊ का प्रयोग नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा वो व्यंजन की मात्रा के रूप में मिलेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से इस स्वर का प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में कहीं भी नहीं हुआ है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में 3000 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल है, जिसमें कहीं भी इस ऊ का प्रयोग नहीं है। स्वतंत्र रूप से इस स्वर का प्रयोग नहीं है, शुरू में भी, बीच में भी, अंत में भी ये ऊ है। इसके बाद आप आ जाइए, ये क्या है, त्रिभुज। ध्यान रखिए कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो ज्यादातर बिंदु, रेखा वगैरह से ये सारे लिपि चिन्ह बने हुए हैं।
या ब्रीथ से बने हैं। ए है, ये ए, तो ए से बहुत सारे शब्द आरंभ होते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में, लेकिन ए तो है लेकिन ऐ नहीं है। ए जो ऐ है, ऐ ये नहीं है। ऐ से सम्राट अशोक के शिलालेखों में कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। किसी भी शब्द के अंत में ऐ नहीं है, किसी भी शब्द के बीच में ऐ नहीं है, माने स्वतंत्र रूप से। ठीक है, स्वर के रूप में इसका प्रयोग नहीं है। और एक क्या है, छठा, ये छठा है, 1 2 3 4 5 6, छठा क्या है, छठा है ओ, ओ, ओ है। तो आप तो जानते ही हैं कि ओ में ऊ छिपा हुआ है। इसको जब हम लोग बारीकी से तोड़ेंगे ओ को, तो उसमें ऊ छिपा हुआ है। तो ऊ कैसा है, ये देखिए ऐसा है, देख रहे हैं ना। तो ओ में भी ये ऊ छिपा हुआ है, ये एल की तरह, देख रहे हैं ना, एल की तरह। जैसे ऊ एल की तरह है, उसी प्रकार ओ भी एल की तरह है। और इसमें बाएं, दाहिने नहीं, बाएं, यहां हम लोग देख रहे हैं दाहिने, यहां बाएं लगा हुआ है। ये एकार है, धम लिपि का ये एकार है। तो ओ ऐसे, और अंतिम स्वर है, ये है अम, ऊपर अनुस्वार है। तो इसका भी मिलता है स्वतंत्र प्रयोग, मतलब कि ये 7 स्वरों से सम्राट अशोक के शिलालेखों में बहुत सारे शब्द बनते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से शब्दों के बीच में भी हुआ है, इनका प्रयोग शब्दों के अंत में भी हुआ है। मूल रूप से अगर इनको छोड़ दीजिएगा, चूंकि अनुस्वार लगा है, तो ये 6, और इसको लीजिएगा तो 7। इन्हीं 7 स्वरों का प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलते हैं। 8वां कोई भी स्वर सम्राट अशोक के शिलालेख में नहीं मिलता है। जैसे आप संस्कृत में देखिएगा, तो संस्कृत में 4 तो यही है, एक री, छोटी री, एक बड़ी री, एक लिरी, छोटी लिरी, एक बड़ी लिरी। ये डबल बड़ी बनाने के लिए यहां डबल। तो इन चारों का प्रयोग सीधे तौर पर सम्राट अशोक के शिलालेखों में नहीं हुआ है, इसका विकास बाद में हुआ है। जब हम इसके विकास का इतिहास बताएंगे, तब हम बताएंगे कि ये री कब आया। इनकी जो गणना है संस्कृत में,
वो स्वर के रूप में है, लेकिन इसका उच्चारण आप कीजिए री का स्वर के रूप में, क्या बोलते हैं? व्यंजन की तरह तो बोल रहे हैं, कहने को स्वर है लेकिन बोलते हैं व्यंजन की तरह। ली है, कहने को स्वर है, बोलते हैं व्यंजन की तरह। अभी तक भाषा वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल सका है कि इसका उच्चारण कैसे होता था, यह स्वर है। अब इस पर बोलने का मतलब कि आधा घंटा और बोलें तो इसकी व्याख्या संभव है, लेकिन आज इतना ही जानिए कि सम्राट अशोक के शिलालेख में स्वतंत्र रूप से इन्हीं 7 स्वरों का प्रयोग है। आगे हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम व्यंजन पर चलेंगे और व्यंजन की बात करेंगे, और उसके अगले वीडियो में उसकी मात्राओं की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार धम्म लिपि पर चर्चा होगी, धम्म लिपि के बाद गुप्त लिपि पर चर्चा होगी, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते जाएंगे कैथी लिपि पर, नागरी लिपि पर, तमाम लिपियों पर आगे हम वीडियो में जानेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।